Good morning, all of you. I'm Dr. Yadurao, and today we'll be talking about, in continuing previous session of objectives of cost accounting. Last session में हमने पढ़ा ascertainment of cost is the first and the primary objective of cost accounting. आज के सेशन में हम फटाफट सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को भी स्टार्ट कर देंगे. चलिए, लास्ट सेशन में हमने जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ascertainment ऑफ कॉस्ट, अगर उसमें कोई डाउट हो या उसे आपने चेक नहीं किया और देखा नहीं हो तो उसका लिंक ऊपर कॉर्नर में दे रखा है. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अदर टू ऑब्जेक्टिव्स जो है कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इन तीन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. यानी पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है ascertainment ऑफ कॉस्ट. उसे अचीव करने के लिए हम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यूज करते हैं, जहां हम जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया या यूनिट कॉस्टिंग या तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री के केस में साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज भी हम करते हैं. जब हम बात करते हैं टेक्निक्स की यानी कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग की, वहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे कॉस्ट कंट्रोल के लिए, हम मार्जिन कॉस्टिंग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए. अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ पे आ सकता है क्योंकि अब उसे हम दोनों कामों के लिए एज अ मेथड भी हम ट्रीट कर सकते हैं, एज अ टेक्निक भी हम ट्रीट कर सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं दो ऑब्जेक्टिव्स की. कॉस्ट कंट्रोल की हम बात करते हैं. असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने देखा कि किस तरह से हम कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन करना थोड़ा सा एक अलग तरह का जॉब है जो शायद कॉस्ट अकाउंटेंट कर भी सकता है. सब्जेक्टिव अप्रोच है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था. जब हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी जो सिंपल इक्वेशन है जहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट दे रखा है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा एक्सटेंड करें और देखें सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है और एवरेज कॉस्ट हमें दे रखी 80 रुपीज़ और साथ में हमें प्रॉफिट दे रखा है 20 रुपीज़ का. दिस अ कंप्लीट इक्वेशन. इस इक्वेशन में जब हम देखते हैं तो हमें कोई डाउट नहीं होता है, बहुत सिंपल और सीधी इक्वेशन है. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो 20 रुपये का प्रॉफिट है. 20 रुपये का प्रॉफिट पॉसिबली टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अगर हमें दिया है और वो हमें अचीव करना है हमारे इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए, तो वो जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो हमें अचीव करना है. अब मान लीजिए अगर ये मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिटरमिन करता है मार्केट, तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉसिबल है कि हमें जो सेलिंग प्राइस दी जाए वो 100 की जगह फॉर एग्जांपल 95 रुपीज़ दी गई है. सेलिंग प्राइस हमें 95 रुपीज़ दी गई है तो हम इस इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट मान लीजिए अगर हमें 20 रुपीज़ अर्न करना है तो हमें यहाँ पे कॉस्ट को देखना पड़ेगा जो 80 रुपीज़ की है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द सेलिंग प्राइस बिकॉज इट इज़ गिवन बाय द मार्केट. अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं तो शायद हमारा प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाए. तो अब हमारे पास जो अल्टरनेटिव रहता है वो कॉस्ट कंट्रोल का या कॉस्ट रिडक्शन का रहता है. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस्ट कंट्रोल का, यानी हम कोशिश करेंगे कि हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करें और उसे 80 से 75 लेके आए ताकि हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी पर यूनिट प्रॉफिट हम इस टारगेट को अचीव कर सकें. नॉर्मली ये टारगेट कॉस्टिंग में होता है. देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है और 80 से 75 लेके आना है, इसका मतलब है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी. हमारे जो भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उस सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट कंट्रोल यानी इफिशियंसी लाने की कोशिश करनी पड़ेगी. हम ये नहीं कह सकते सिंपल मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करें या लेबर कॉस्ट को या ओवरहेड कॉस्ट को. हमें इन तीनों ही तरह की कॉस्ट को रिड्यूस करना है और उसके लिए हमें परमिशन या इंफॉर्मेशन शायद हमसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मांग सकता है कि आपके पास क्या प्रपोजल है जिसके थ्रू कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके. इस तरह से हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता है. तो तीसरा ऑब्जेक्टिव भी हमारा यहाँ पे रहता है जो है एड इन डिसीजन मेकिंग. चलिए, अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को समझने के लिए हमें वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब मालूम होना चाहिए. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे सिंपली बांटना कह देते हैं, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना कह देते हैं. देखिए, ऐसा नहीं है, ये शायद उससे कुछ ज़्यादा है. स्पेशली जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या देखें तो ये शायद उससे कुछ ज़्यादा है. देखिए, क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, शायद उससे हमारे कंसेप्ट में कुछ क्लैरिटी आ जाए. मान लीजिए एक रूम में 40 लोग हैं और
वो जो 40 लोग हैं उनमें मान लीजिए 30 ऐसे जो मैरिड है, 10 ऐसे वो जो अनमैरिड हैं। इनमें 36 ऐसे हैं जो इंडियन नेशनलिटी रखते हैं और 4 ऐसे हैं जो फॉरेनर हैं। इनमें 25 ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के, 15 ऐसे जो हिंदी मीडियम के हैं। चलिए, इनमें 28 ऐसे हैं जो मेल हैं और 12 ऐसे जो फीमेल हैं। तो देखिए, हमने एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन कर दिया। हमने 40 लोगों का क्लासिफिकेशन किया, लेकिन सब क्लासिफिकेशन में एक चीज़ कॉमन है, नंबर। देखिए, आप बात करते हैं मैरिड अनमैरिड कितने, टोटल कीजिए 40 आएगा। आप बात करते हैं नेशनलिटी की 36 + 4 40 आएगा। आप बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की तो 30 + 10 40 आएगा। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, कोई भी क्लासिफिकेशन आप लें, टोटल नंबर चेंज नहीं हो रहा है। एंड द सेम इज ट्रू इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टोटल कॉस्ट का फिगर चेंज नहीं होता है, हम सेम टोटल कॉस्ट को डिफरेंट व्यू पॉइंट देते हैं, डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। और कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि हम अलग अलग एंगल से क्यों देखें कॉस्ट को, इससे फायदा क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, देन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, देन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग और यू मे से रिलेवेंस ऑफ कॉस्ट, देन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, और भी कई क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि क्लासिफिकेशन क्या फर्दर एनालिसिस में हेल्प कर रहा है। यस, इस ढंग से देखिए, कोई एनालिसिस आप करेंगे वो कितना अच्छा होगा, किस पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आपने क्लासिफिकेशन किया है कॉस्ट का। चलिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने सारे क्लासिफिकेशन किए, जो भी आपने अभी नाम लिए, एक क्लासिफिकेशन आप करना भूल गए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंस ऑफ कॉस्ट। यानी ये वो क्लासिफिकेशन है जो डिसीजन मेकिंग के काम में आता है। हम कहते हैं कुछ कॉस्ट ऐसी जो रिलेवेंट है, कुछ कॉस्ट ऐसी जो इररिलेवेंट है। रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो डिसीजन मेकिंग में हमें ध्यान में रखनी है, इररिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो डिसीजन मेकिंग में हमें ध्यान नहीं रखनी है। क्योंकि हम डिसीजन कोई भी लें, ये कॉस्ट का कोई इफेक्ट उस डिसीजन पे नहीं पड़ता है, या डिसीजन लेने से कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। चलिए, मान लीजिए आप किसी थिएटर में जाते हैं, मान लीजिए आप पीवीआर में जा रहे हैं कोई मूवी देखने जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसके रिव्यूज़ आपने देखे हैं, बहुत अच्छी मूवी है, जितना आपने सुना है फ्रेंड्स से, सब लोगों से। आप जाते हैं पीवीआर में और रिक्लाइनर सीट पे जाके बैठते हैं, उसके लिए आपने 500 रुपये का खर्चा किया टिकट खरीदने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली 10-15 मिनट की मूवी देखते हैं, जो कि 2 घंटे की मूवी है। 15 मिनट बाद आपको पता पड़ता है दिस मूवी इज गोइंग टू बी पैथेटिक वन, आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे, शायद बहुत बोरिंग है या जो भी है। अब आपको डिसीजन लेना है, हम इस मूवी को कंटिन्यू करें या हम क्विट करें। अब देखिए, आप डिसीजन कुछ भी लें, चाहे आप उस मूवी को देखें चाहे ना देखें, चाहे थिएटर में सो जाएं चाहे थिएटर से बाहर आए, किसी भी केस में यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर मनी बैक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मूवी टिकट का पैसा आपने दिया है वो इररिलेवेंट कॉस्ट है, उसको ध्यान में रख के अगर आप डिसीजन लेंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हो सकता है आप अपने 2 घंटे बर्बाद कर दें, क्योंकि 2 घंटे देखने के बाद भी आपको 500 रुपया नहीं मिल रहा है। शायद अगर आप पहले निकल जाएं तो आप कुछ और प्रोडक्टिव काम कर पाएं। तो ये डिसीजन है, और डिसीजन में इररिलेवेंट कॉस्ट क्या है वो हमें समझ में आनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एनालिसिस कितना अच्छा होगा या बुरा होगा किस पे डिपेंड करता है कितना अच्छा हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए, इस सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, अगले सेशन में भी शायद हम इसे एक्सटेंड करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जितनी डिटेल्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से ले सकते हैं उतनी डिटेल हमें काम आएगी आगे चल के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो हम जो भी डिटेल्स की यहाँ पे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डिटेल्स हम इसी सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ क्लासिफिकेशन हम वेरियस चैप्टर्स के साथ जोड़ देंगे, जहाँ पे जिस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है उसे वहीं पे यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं अभी।